गांव का चौक, चारों तरफ हलचल। मजदूर, रिक्शे वाले, बच्चे, बुजुर्ग अपने अपने बर्तन लिए कतार में खड़े हैं। एक सादा सा लकड़ी का बोर्ड टंगा होता है, माँ की रसोई, भूखा आए खाना खाए, जरूरतमंद आए इज्जत ले जाए। इस ढाबे को बाबा हरिदास चलाते थे। अरे भैया, देखो तो सही। इतनी गम में भी यहाँ रोटी सब्जी मिल रही है, वो भी बस 10 रुपए में। अरे ऐसे ही लिख दिया होगा। आज के समय में अनाज का एक दाना भी सोने बराबर मिलता है। इतनी महंगाई में भला 10 रुपए में कहाँ ही कोई खाना खिलाता है। अरे जब लिखा है यहाँ तो खाना क्यों नहीं मिलेगा 10 रुपए में? देखो भीड़ भी कितनी लगी है ढाबे पर। अरे तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? ये 10 रुपए में ढाबे पर ही बैठने देंगे। खाना खाने के लिए 150 तो लेंगे ही। और हमारी जेब तो खाली है, हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? एक बार पूछने में क्या ही हर्ज है। वैसे भी इतनी भूख लग रही है। सुबह से काम करके थक गए हैं। घर पर जाएंगे तो खाना बनाना ही पड़ेगा। पत्नी भी मायके गई हुई है। चलो भाई, जब तुम्हारा मन नहीं मान रहा है तो क्या ही कर सकते हैं। चलो पूछ लेते हैं। दोनों ढाबे में जाते हैं। अरे एक काका सुनिए जरा। यहाँ लिखा है कि 10 रुपए में रोटी सब्जी मिलती है। ये क्या सच है? अरे बिल्कुल सही लिखा है। यहाँ तुम भले ही खाली पेट आते हो, पर कभी खाली पेट जाते नहीं हो। और जेब खाली हो तो 5 रुपए में भी खाना मिल जाता है। सुना है कई बार तो मुफ्त में भी खाना खिला देते हैं। हाँ रे, इस बाबा हरिदास का दिल बड़ा है। कहते हैं भूख से बड़ी कोई बीमारी नहीं और दुआ से बड़ा कोई इलाज नहीं। मैं सालों से मजदूरी करता आ रहा हूँ, लेकिन कभी भी यहाँ जैसी इज्जत नहीं मिली। अब भूख से तड़प कर अगर हम मजदूर लोगों ने सब देखा है, पर यहाँ जैसा प्यार और इज्जत मिलता है वैसा कहीं नहीं। ये तो वाकई में पुण्य है। आज के समय में हर कोई सबसे पहले बस खुद के बारे में ही सोचता है। मुझे तो पहले यकीन भी नहीं हो रहा था कि कोई इतना सस्ता खाना भी खिला सकता है। पर यहाँ आने के बाद मुझे विश्वास हो गया कि लोगों में इंसानियत और प्यार अब भी है। लाइन में खड़े बच्चे खिलखिलाते हैं। अंदर रसोई में बाबा खुद ही चूल्हे पर रोटियां सेक रहे होते हैं। पास ही एक छोटी बच्ची चुटकी पानी के ग्लास भरकर बाहर बांट रही होती है। बाबा, आज तो बहुत भीड़ है, आटा जल्दी खत्म हो जाएगा। बेटा चिंता मत कर। ऊपर वाला भूख के साथ साथ रोटी भी भेज देता है। बाबा, तुम्हारी वजह से मेरे पोते पोतियों का पेट भरता है। भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे बाबा। ये तो सब भगवान की रसोई है। मैं तो बस चूल्हे पर हाथ जलाता हूँ। पूरा माहौल प्यार और अपनेपन से भरा हुआ होता है। इसी तरह हरिदास बाबा कम पैसों में लंगर वाला ढाबा चलाते हैं और इसी तरह गरीब लोगों का पेट भरते हैं। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद ढाबे पर शहर से एक रवि नाम का लड़का आता है, हाथ में स्मार्टफोन, शहरी अंदाज। रवि ढाबे पर इतनी भीड़ देखकर हैरान हो जाता है। अरे वाह! पैसे देकर भी भला कभी किसी ढाबे पर इतनी बड़ी लाइन तो नहीं देखी है। फिर यहाँ इतनी लंबी लाइन किस बात की है? रवि ढाबे में जाता है, लोगों की बात सुनता है, उनसे काफी पूछता भी है। क्या ये सब ढाबे के खाने के लिए है? और सबको मुफ्त में खाना? कहीं कोई धंधा तो नहीं? क्योंकि पुण्य भी वही इंसान करता है जिसे बस अब अपने पाप धोने हो। जरूर इन्हें भी पुण्य दिखाकर ही अपने काले कारनामों को छुपाना होगा। तभी तो इतना सस्ता और मुफ्त में ढाबा चला रहे हैं। रवि को बाबा के इरादों पर शक होने लगता है और वो बाबा पर नजर रखने लगता है। लेकिन रवि को हरिदास बाबा के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिलता। लंगर ढाबे से परेशान होकर एक दिन रवि खुद ही बाबा के पास जाता है और उनसे पूछता है। ओ बाबा जी, इतना खाना मुफ्त? इसमें आपका फायदा क्या है? देखिए, मैं आज का नौजवान हूँ। मुझे कोई उल्टी पट्टी पढ़ाना भी मत। मुझे सब अच्छे से पता है कि इन सब के पीछे आपका कोई जागती फायदा होगा। तो अब सीधा सीधा वो फायदा मुझे बताओ। बेटा, फायदा गिनना व्यापारी का काम है, सेवक का नहीं। मैं तो बस यहाँ लोगों की सेवा करता हूँ। और लोगों की दुआ मिलना, लोगों की खुशी, उनका चेहरे का सुकून, यही मेरा फायदा है। और इस फायदे के लिए मैं अपनी आखिरी सांस तक ढाबा चलाना चाहता हूँ। चलो मान लिया, पर कोई तो पैसा देता होगा ना? वरना ये सब कैसे चलता है? और अपने मुनाफे के बदले ही तो ये सब करते होंगे ना आप? गांव वाले दान कर जाते हैं।
कोई आटा, कोई सब्जी, कोई थोड़े पैसे, सब मिलाकर माँ की रसोई चलाते हैं। और इसमें मेरा यही मुनाफा है कि लोगों का पेट भरते भरते मुझे भी 2 वक्त की रोटी मिल जाती है। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। दुनिया में कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है? बाबा ने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, वो तो खुद अपनी थाली छोड़कर दूसरों को दे देते हैं। तुम तो बाबा के साथ ही रहती हो, तुम्हें भी जरूर कुछ मिलता ही होगा, तभी तो तुम बाबा की चमची बन रखी हो। सच सच बताओ। आप शहर से आए हो, आपको ये छल कपट ये सब पता होगा, लेकिन हरिदास बाबा ऐसे नहीं है। आप इतने दिनों से ढाबे पे चक्कर लगा रहे हो, गांव वालों से ढाबे के बारे में पूछ रहे हो, हमें क्या कुछ पता नहीं है? आपको कहीं से कुछ नहीं पता चला तो आप यहाँ आ गए इल्जाम लगाने। अब बेटा, अगर तुम्हें हम पर इतना ही शक है तो हमारे साथ ही रह लो। 4 दिन हमारे साथ रहोगे, हमारी जिंदगी देखोगे तो समझ जाओगे। रवि अब ढाबे में रहने के लिए मान जाता है और वो ढाबे में रहकर ढाबे की सच्चाई जानने लगता है। कई दिनों बाद रवि अब समझने लग रहा था वहाँ का सब कुछ। ऐसे ही एक शाम खाना लगभग खत्म हो चुका था। तभी एक थका हारा किसान आता है। बाबा, कुछ बचा है क्या? सुबह से एक दाना नहीं खाया, बहुत भूख लग रही है, चक्कर भी आ रहे हैं, कुछ खाने को हो तो दे दो। अरे, तुम ढाबे पर आए हो, ये लो खाना। बाबा अपनी थाली की तरफ देखते हैं। उसमें थोड़ी दाल और एक रोटी बची है। वो अपनी थाली उठाकर उस किसान को दे देते हैं। ये लो बेटा, खा लो। पर बाबा, ये तो आपकी थाली है, आप क्या खाएंगे? जब तुम्हारा पेट भरेगा तभी तो मेरा दिल भरेगा। किसान रोते रोते रोटी खाता है। आसपास खड़े लोग भावुक हो जाते हैं। रवि ये सब देखता है और चौंक जाता है। ये सचमुच अपनी भूख मारकर दूसरों को खिला रहे हैं। मैंने इन्हें गलत समझा। ऐसे भले इंसान दुनिया में कम होते हैं। रवि को अब बाबा की अच्छाई और नेक दिली पर भरोसा हो जाता है। दिन निकलते हैं, गांव का एक आदमी पंडित दयाराम अपने चमचों के साथ बैठा होता है। ये बूढ़ा बाबा सबको मुफ्त खाना खिलाकर मेरा होटल बंद करवा देगा। लोग मेरे यहाँ आना बंद कर दिए हैं और ऊपर से उसकी अच्छाई की वजह से अब हर दूसरा कोई आते जाते मुझे टोक देता है। सही कहा पंडित जी। आपके होटल की थाली तो 100 रुपए की है और वो 10 5 या मुफ्त में खाना खिलाता है। लोगों को तो वैसे भी मुफ्त में ही चाहिए होता है। तो खेल खेलना पड़ेगा। इल्जाम लगाओ, कहो कि बाबा चोरी का राशन इस्तेमाल करता है। देखना, कल तक ढाबा बंद। और हाँ, इल्जाम ऐसा कि हमारे ही कोई आदमी गवाही दे रहे हैं। पैसे खिलाने पड़े तो खिला देना। वाह पंडित जी, राजनीति का यही असली रंग है। आपके होते हुए कोई आपका होटल बंद करवा सकता है क्या? बाबा पर इल्जाम लगा दिया जाता है। अगले दिन पुलिस और ऑफिसर आते हैं। लोग काफी हंगामा करते हैं। शिकायत मिली है कि यहाँ चोरी का माल इस्तेमाल हो रहा है। ढाबा फिलहाल सील किया जाता है। साहब ये सब झूठ है, बाबा तो खुद भूखे रहते हैं। कोई बात नहीं बेटा, सच छुप नहीं सकता। भीड़ गुस्से में है लेकिन कुछ कर नहीं पाती। ढाबा बंद हो जाता है। रवि ये सब देखता है और सोच में पड़ जाता है। मैं सोचता था बाबा धोखेबाज है, लेकिन यहाँ तो सच्चाई उल्टी है। अब इनकी मदद करनी होगी। रवि अपने फोन से वीडियो बनाता है। दोस्तों, ये है बाबा हरिदास, जिन्होंने सालों से भूखों को खिलाया। ये ढाबा दान से चलता था, लेकिन राजनीति ने इसे बंद करवा दिया। अगर आप इंसानियत में विश्वास रखते हैं तो इनकी मदद करें। वीडियो वायरल हो जाती है। सोशल मीडिया पर हैशटैग माँ की रसोई ट्रेंड करने लगता है। लोग चारों तरफ से दान भेजते हैं। कोई आटा, कोई सब्जी, कोई पैसे, और साथ ही हर कोई अब बाबा की रिहाई चाहता है। और जनता की आवाज दबती नहीं। बाबा को रिहाई मिलती है, पर बाबा का मन जेल जाने के बाद दुखी रहता है, जिस कारण वो जल्दी ही दुनिया से अलविदा ले लेते हैं। रवि और छुटकी मिलकर बाबा के काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। कुछ दिनों बाद नया ढाबा खुलता है। बाहर बोर्ड लगा है, गरीब की थाली, सिर्फ 5 रुपए और 10 रुपए में खाना, दान से चलती सेवा। रवि और चुटकी मिलकर खाना बांटते हैं। दीवारों पर बाबा हरिदास की फोटो लगी है। नीचे लिखा है, पेट भरना आसान है पर दिल भरना मुश्किल। बाबा ने दोनों किया।
देखो भैया, बाबा का सपना फिर से जी उठा। हाँ चुटकी, अब ये ढाबा सिर्फ पेट नहीं, दिल भी भरेगा। जिसके बाद वो ढाबा भी खूब चलता है। मॉरल: जिंदगी सिर्फ कमाने के लिए नहीं होती, बांटने से भी इंसान बड़ा होता है। चुन्नू छोटी सी गली में रहता है। चुन्नू की उम्र 19 साल होती है। चुन्नू एक बेकरी में काम करता है और वो अपनी बहन के साथ एक छोटे से घर में रहता है। अरे मुन्नी, खाना क्यों नहीं खाया तुमने अब तक? तुमसे मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे आने में देर हो जाती है, तो तुम खाना खा लिया करो। और भैया, मैंने भी आपसे कितनी बार कहा है कि मैं आपके बिना खाना नहीं खाऊंगी। आप मेरे लिए ही तो बाहर इतनी मेहनत करते हो, और मैं क्या आपका इंतजार भी नहीं कर सकती? अरे नहीं भाई नहीं, अब अगर तुमने मुझे सुनना शुरू किया तो रात से कब सुबह हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा, और खाना जो भी ठंडा हो रहा है वो खराब भी हो जाएगा। इससे अच्छा तो हम दोनों खाना ही खाते हैं। ये हुई ना बात। भैया, आज मैंने आपकी पसंद की दाल बनाई है। मुन्नी, मैंने कितनी बार कहा है तुमसे कि अगर मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रहा हूँ खाना बनाने में, तो तुम खाना सादा बना लिया करो। क्यों इतनी मेहनत करती हो? तुम पढ़ाई भी करती हो। अरे एक इंसान कितने काम करेगा? तुम्हारा काम है पढ़ाई करने का, बाकी सब कामों के लिए तुम्हारा भाई है ना। भैया, मैं तो आपसे कहती हूँ ना कि एक इंसान कितने काम करेगा, पर आप क्यों नहीं सुनते मेरी बात? और स्कूल से आने के बाद मैं पढ़ाई ही करती हूँ। घर के थोड़े बहुत काम तो मैं आपके लिए कर सकती हूँ ना। आप थक कर आते हो और घर आकर हमारे लिए खाना बनाओगे। मुझे ये अच्छा थोड़ी लगेगा। भगवान ने मुझे कितनी प्यारी बहन दी है। अब बस मैं ये चाहता हूँ कि हमारी भी ज़िंदगी बदले। हम जो इतनी गरीबी में रह रहे हैं, हर चीज़ के लिए तरसते हैं, वो सब बस अब ना हो हमारे साथ। भैया, आप चिंता मत करो। भगवान जी हमारे साथ है। एक ना एक दिन हमारी भी जिंदगी बदलेगी, और फिर देखना हमारे पास भी वो सब होगा जो बाकी लोगों के पास होता है। और सबसे कीमती चीज तो अब भी है मेरे पास, मेरा भाई। दोनों भाई बहन में इसी तरह बहुत प्यार था। दोनों ही एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। कुछ दिनों बाद मुन्नी पैसे गिन रही होती है। ये तो अब भी कम पड़ रहे हैं। भाई दूज भी नजदीक ही है। इस बार मुझे अपने भैया को भाई दूज पर एक अच्छा सा तोहफा देना है। लेकिन इतने कम पैसों में क्या ही आएगा? मैं क्या करूं? अरे हाँ, भैया को काफी समय से वॉलेट चाहिए था। तो क्यों ना मैं भैया को अपने हाथ से ही बना के वॉलेट दूं। कम पैसे हैं तो क्या हुआ? जो सामान चाहिए वॉलेट बनाने के लिए, इतने में वो सब तो मिल ही जाएगा। मुन्नी बहुत खुश हो जाती है और अब बड़े प्यार से अपने भाई के लिए वॉलेट बनाती है। लेकिन वॉलेट बनाने के बाद से ही घर में कुछ अजीब अजीब होने लगता है। चुन्नू बेकरी में काफी देर से जाता है। माफ़ करना सर जी, वो आज देर हो गई आने में, पर मैं आगे से और ज़्यादा ध्यान रखूँगा। आगे कभी लेट भी नहीं आऊँगा। आप मुझे काम से मत निकालिएगा। अरे चुन्नू, तुम्हें कोई काम से भला कैसे निकाल सकता है? तुम हो तभी तो ये बेकरी है। इसका मतलब आप गुस्सा नहीं हो? नहीं नहीं, इतनी सी बात के लिए भला कोई गुस्सा कैसे हो सकता है? ये क्या हो गया? जो सर छोटी सी बात के लिए भी इतना चिल्लाते थे, आज कुछ भी नहीं कह रहे हैं। लगता है जरूर सूरज की दिशा ही बदल गई होगी। चुन्नू को अब बेकरी में भी कोई कुछ नहीं कहता। घर में भी अनजान पार्सल आने लगते हैं। मुन्नी, आज फिर से इतने पार्सल आए हैं? हाँ भैया, मैं तो तंग आ गई हूँ। पता नहीं रोज रोज कौन इतने पार्सल दे रहा है। ना किसी पर नाम लिखा है, ना किसी पर पता है। अचानक से हमारे साथ इतना अच्छा अच्छा कैसे हो रहा है? पहले तो हम हर छोटी छोटी चीज़ के लिए भी हजार बार सोचते थे, लेकिन अब पता नहीं कहाँ से ये हवा में पार्सल आ रहे हैं। भैया, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे कोई हमें छुप के देख रहा हो और वही ये सब कुछ कर रहा हो। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि जो कोई भी ये सब कर रहा हो वो किसी खराब इरादे से ना कर रहा हो। वैसे भी हम जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहे हैं, ना हमारी किसी से दुश्मनी है, ना हमारा कोई रिश्तेदार है। बस भगवान, आप हमें किसी भी मुसीबत में मत पड़ने देना। 2 दिन बाद भाई दूज का त्योहार था। मुन्नी काफी खुश होती है। भाई दूज के त्योहार से एक रात पहले मुन्नी अपने भाई के कमरे में जाती है। अभी भैया घर पर नहीं आए हैं और उन्हें कुछ पता भी नहीं है। मैं ये तोहफा यहाँ रख देती हूँ। वो जब भी आएंगे और तोहफा देखेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। मुन्नी गिफ्ट रखती ही है कि तभी दरवाजे की घंटी बजती है। मुन्नी दरवाजा खोलती है और सामने एक हरीश नाम का आदमी खड़ा था। जी, आप कौन?
मेरा नाम हरीश है। दरअसल मैं चुन्नू का सगा बाप हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं? आप जो भी हैं यहाँ से चले जाइए। आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। नहीं नहीं, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। 18 साल पहले मैं किसी लायक नहीं था, इसीलिए मैंने चुन्नू को सड़क पर छोड़ दिया था। पर मैं उस पर नज़र रख रहा था। अब मेरे पास सब कुछ है, लेकिन अपना बेटा नहीं है। चुन्नू भैया मेरे सगे भाई नहीं हैं। वो असल में एक अमीर परिवार के बेटे हैं। उन्हें बचपन में सड़क पर छोड़ दिया था। देखिए, आपने मेरे भैया के बचपन में उनके साथ बहुत गलत किया था, लेकिन अब उनकी ज़िंदगी में दोबारा आकर कोई तबाही मत मचाओ। बेटी, ऐसे मत बोलो। मैं अपनी ज़िंदगी से परेशान हूँ और मुझे ये भी नहीं पता कि अब मैं कितने दिनों का मेहमान हूँ। मैं कैंसर के आखिरी स्टेज पे हूँ। मुझे मेरे बेटे से तुम ही मिलवा सकती हो। क्या? कैंसर? अगर मेरे भैया को मैंने असली पिता से मिलवा दिया तो ये तो भैया की ज़िंदगी का सबसे बड़ा तोहफा होगा। वो हमेशा ही परिवार को मुझसे ज़्यादा याद करते रहते हैं, पर उनका परिवार तो अब भी है, और वो भी इतना अमीर परिवार। मैं सब समझ गई। अपने भाई को मैं इस भाई दूज पर उनका सबसे बेहतरीन तोहफा दूंगी। इसका मतलब अचानक से जो हमारे साथ इतना सब बदलाव हो रहा था। हाँ, वो सब मैं ही कर रहा था। मेरे भैया ने ही सिखाया है कि अगर इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाता है तो उसे एक मौका और देना चाहिए। बेटा, तुम मेरे साथ हो। मुन्नी को सच पता चल जाता है। मुन्नी तुरंत उस बेकरी में जाती है। अंकल जी, मेरे भाई कहाँ हैं? अरे मुन्नी बेटा, तुम यहाँ? कुछ काम था क्या भाई से? पर चुन्नू तो यहाँ है नहीं। कहाँ गए हैं मेरे भैया? आप उन्हें बुलाओ। बेटी तुम घर जाओ, मैं चुन्नू को सीधा घर ही भेजता हूँ। शाम के समय चुन्नू घर आता है। अरे मुन्नी, तुम बेकरी क्यों आई थी? कुछ काम था क्या? अरे भैया, आज भाई दूज है, आप भूल गए क्या? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। रुको, मैं पूजा की थाली लाती हूँ। मुन्नी अपने भाई के साथ भाई दूज की पूजा करती है और हाथ पकड़कर बोलती है, भैया, इस भाई दूज में आपको दुनिया का सबसे बेहतरीन तोहफा देने वाली हूँ। अच्छा, ऐसा भी क्या तोहफा दे रही है जो इतना बेहतरीन है भैया, ऐसा भी गिफ्ट है। बाहर आ जाइए। हरीश कमरे से बाहर आता है। ये कौन है मुन्नी? भैया, ये आपके असली पिता हैं। मैंने मजबूरियों की वजह से खुद से दूर कर दिया था। बेटा, अब मैं और दूर नहीं रह सकता तुझसे। भैया, इन्हें कैंसर भी है और इन्हें आपकी ज़रूरत है। इन्हें अपनी गलती का एहसास है। आपको इतने सालों बाद अपने पिता मिले। आप खुश नहीं है क्या? अच्छा, तो इन्हें मेरी ज़रूरत है, इसीलिए याद आ गया मैं। मुझे नहीं चाहिए ऐसे पिता। बिना पिता के भी मैं खुश ही हूँ। आप यहाँ से चले जाओ। नहीं नहीं बेटा, ऐसे मत बोल। मैं तेरे बिना नहीं जी सकता। भैया, आपके पिता को यही लग रहा था कि वो खुद ही अच्छी ज़िंदगी नहीं जी रहे हैं, तो आपके लिए क्या करेंगे। पर आपसे दूर रहकर वो भी खुश नहीं थे। हाँ बेटा, मुझे जो सजा देनी है दे दे। वैसे ही जब तू पैदा हुआ, भगवान ने तेरी माँ मुझसे छीन ली और मैंने तुझे खुद से दूर करके सजा दे ही दी है। मेरे लिए बस तू ही नहीं, बल्कि मुन्नी भी परिवार है। भैया, अपना गुस्सा छोड़ दो ना। हमारे पास बड़ों का साया नहीं था, लेकिन देखो, अब आपके पास पापा हैं और इन्हें हमसे दूर मत करो ना। हाँ, तुम सब सही हो, और अब मैं ऐसे नहीं जी सकता। पापा की अपनी मजबूरियाँ थी। हाँ, उन्होंने गलत किया, पर उन्हें एक मौका देना मेरा फ़र्ज़ है। अब मैं अपनी दोनों दुनिया को जोड़कर जीऊँगा। और मुन्नी, तुमने मुझे इस भाई दूज पर सबसे बेहतरीन तोहफ़ा दिया है। मेरी ज़िंदगी को उसकी सही दिशा मिली है। ये सरप्राइज़ गिफ्ट एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करता है। चुन्नू अब अपनी बहन और पिता के साथ सही तरीके से जीता है। साथ ही अब हर मुश्किल का इसी तरह सामना भी करता है। मॉरल: सच्चा प्यार और रिश्तों की गहराई पैसे और स्टेटस से कभी बढ़कर नहीं होती है। आंचल अपने बड़े भाई चंदन के साथ रहती है। उन दोनों के माता पिता बचपन में ही उन्हें इस दुनिया से छोड़कर जा चुके थे, जिसके बाद चंदन ने ही अपनी बहन को संभाला। चंदन काफी अच्छा खाना बनाता था, जिस कारण उसने अपना छोटा ठेला खोला और खूब पैसे कमाकर अब अपना ढाबा खोला।
ढाबे के जरिए वो अपना और अपनी बहन आंचल का पेट पालता है और उसे किसी भी चीज की कमी नहीं पड़ने देता है। गुड़िया, आज तुम्हारा जन्मदिन है ना? ये लो, तुम्हारे लिए मैंने ये नई फ्रॉक ली है और ये सुंदर सुंदर चूड़ियां भी। अरे वाह, ये कितनी सुंदर चूड़ियां हैं भैया। और ये फ्रॉक, ये तो उससे भी ज्यादा सुंदर है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत खुश हूँ। आप मेरी खुशी का कितना ख्याल रखते हो भैया। आप दुनिया के सबसे अच्छे भैया हो। और तू भी दुनिया की सबसे अच्छी बहन है, मेरी छुटकी गुड़िया। हाँ भैया। लेकिन समय सब कुछ बदल देता है, जिंदगी भी और रिश्ते भी। आंचल को कॉलेज में भेजने के लिए चंदन ने अपनी पढ़ाई को त्याग दिया और आंचल को अपने कॉलेज के प्रिंसिपल के बेटे मनीष से प्यार होता है और मनीष भी आंचल से प्यार कर बैठता है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे के संग शादी कर लेते हैं। और शादी होने के बाद अचानक से आंचल अमीर ससुराल में जाकर बदल जाती है। उसके सास ससुर बृजमोहन और राजेश्वरी उससे कहते हैं, तुम ठहरी एक गरीब ढाबे वाली की बहन, लेकिन हमारे बेटे की खुशी तुम में है, इसीलिए हम तुम्हें खुशी खुशी अपना रहे हैं। हाँ बहू, अब तुम एक अमीर घराने की बहू हो तो तुम्हें वैसे ही रहना होगा, समझ गई तुम? जी अम्मा, जी पापा जी, मैं आप दोनों को शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगी। बहुत अच्छी बात है। फिर बाद में, आंचल, अब तुम्हें अपने उस गरीब भाई के साथ रिश्ता रखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना? हाँ मनीष, मुझे तो इस अमीरी वाली जिंदगी को ही जीना था हमेशा से, इसीलिए मैं अब अपने भैया से कोई रिश्ता नाता नहीं रखना चाहती हूँ। वेरी गुड। आंचल अपने भैया को भूल जाती है। वो उस तक पहुंचने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उसे कोई जवाब नहीं देती। एक दिन जब वो अपनी चमचमाती हुई कार में सवार होकर गांव के बाजार में कुछ सामान खरीदने जाती है, तभी वहां पर उसे चंदन देख लेता है। चंदन अपनी गुड़िया को देख खुशी से चहक उठता है। गुड़िया, मेरी गुड़िया रानी, यहाँ पर। गुड़िया, ये गुड़िया कैसी है रे तू? मेरी बच्ची। हटो यहाँ से, कौन हो तुम? और मैं तुम्हारी कोई गुड़िया बुड़िया नहीं हूँ, हटो, मुझसे दूर रहो। लेकिन गुड़िया, तू मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकती है? मैं तेरा भैया हूँ, चंदन। तुझे बचपन से पाला है मैंने प्यार से। तू मेरी गुड़िया है। तू अमीर ससुराल में जाने के बाद मुझे भूल कैसे सकती है? पहली बात तो ये कि मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ, और दूसरी बात, अभी के अभी यहाँ से हट जाओ वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। अरे मैं एक अमीर घराने की बहू हूँ और तुम एक दो कौड़ी के गरीब ढाबे वाले। तुम्हारी क्या हैसियत है, क्या औकात है मेरे सामने? हटो यहाँ से। गुड़िया, गुड़िया तू ऐसे कैसे बोल सकती है मुझे? अरे गुड़िया, रुक तो गुड़िया। आंचल कार में बैठ जाती है और वहां से उसकी कार जाने लगती है। वहीं चंदन नंगे पांव उस कार के पीछे भागने लगता है। गुड़िया, गुड़िया, अरे गुड़िया रुक तो। ऐसे कैसे भूल सकती है मुझे तू? अमीर घराने में शादी कर लेने से तू मुझे भूल ही गई। इतनी आसानी से पराया कर दिया अपने भैया को। वो भैया जिसने तेरी खुशी के लिए अपनी हर एक खुशी को दांव पर लगा दिया, अपनी हर खुशी को मारा। ये तूने अच्छा नहीं किया गुड़िया, ये तूने अच्छा नहीं किया गुड़िया। चंदन का दिल मानो पूरी तरह टूट चुका था। उसे हर समय बस रोना ही आ रहा था। आंचल की जिंदगी बहुत बदल चुकी थी। अमीर घर की बहू बनने के बाद उसमें काफी ज्यादा घमंड आ चुका था और वो गरीबों के साथ बहुत बुरी तरह से पेश आती है। एक दिन जब उसके हाथों से महंगा वॉच टूट जाता है, तब वो उस काम वाली को एक जोरदार थप्पड़ लगाती है। छोटी मालकिन मुझे माफ कर दीजिए, ये मैंने जानबूझकर नहीं किया है। ये वॉच ये मुझसे गलती से टूट गया है, मुझे माफ कर दीजिए छोटी मालकिन। चुप रहो तुम, मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम जैसी गरीब काम वालियों को। अरे तुम पहले गलतियां करती हो और फिर बाद में कहती हो गलती से हुआ, जानबूझकर कुछ नहीं किया ये और वो। तुम जैसियों को तो काम पर रखना ही नहीं चाहिए। लेकिन आंचल बहू, अब चमेली कह रही है ना कि उससे ये वाली वॉच गलती से टूट गया है, तो जाने दो ना। नहीं माँ जी, आज अगर इसे हमने माफ कर दिया ना, तो ये उस माफी का फायदा उठाकर और सर पर चढ़ जाएगी। ये एक लापरवाह काम वाली है, इसे तो काम पर रखना ही नहीं चाहिए। निकल जाओ यहाँ से अभी के अभी। लेकिन छोटी मालकिन, ऐसा मत कीजिए, मुझ पर भरोसा कीजिए, आइंदा से ऐसा कुछ नहीं होगा। इसका मैं पूरा ध्यान रखूंगी। मेरे लिए ये काम बहुत जरूरी है। मेरा पति नहीं है और मुझे अकेली पर ही अपने 3 बच्चों की जिम्मेदारी है। अपना ये फालतू का इमोशनल ड्रामा ना कहीं और जाकर सुनाओ, मुझे मत सुनाओ। चलो दफा हो जाओ अब यहाँ से, और आइंदा से अपनी घटिया शक्ल लेकर चली मत आना यहाँ पर, बेवकूफ कहेंगी। आंचल उस काम वाली को वहां से निकाल देती है
इसी प्रकार दिन ब दिन वो और ज्यादा निर्दयी होती जाती है। वहीं चंदन अपने ढाबे में और भी अलग अलग और स्वादिष्ट व्यंजन बेचकर खूब तरक्की करने लगता है और अब वो गांव में अपना एक बड़ा सा रेस्टोरेंट खोल लेता है। एक दिन अचानक से आंचल का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें उसका काफी खून लॉस हो जाता है और डॉक्टरों को खून की जरूरत होती है। हमें AB नेगेटिव ग्रुप की जरूरत है। वो कहीं मिल नहीं रहा है। अगर 1 घंटे के अंदर ही अंदर खून नहीं मिला तो पेशेंट की जान खतरे में भी जा सकती है। क्या? नहीं नहीं, आप चिंता मत कीजिए डॉक्टर साहब। मैं खून की व्यवस्था करता हूँ। मनीष को उस मुश्किल भरे समय में आंचल के बड़े भाई चंदन के सिवा और कोई नहीं सूझता है और वो उसे बुलाता है। चंदन और आंचल का ब्लड मैच करता है और वो उसे अपना खून दे देता है और आंचल की जान बच जाती है। और जब वो पूरी तरह ठीक हो जाती है तभी ये सब जानने पर उसे काफी शर्मिंदगी महसूस होती है। भैया, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आपके साथ बहुत गलत बर्ताव किया। अमीर होने के बाद मैं भूल गई कैसे आपने मुझे बचपन से संभाला, कैसे मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं खलने दी। आप दुनिया के सबसे अच्छे भैया थे और हो हमेशा रहोगे। आज आपने फिर एक बार साबित कर दिया। कोई और होता तो वो मुझे खून भी नहीं देता, लेकिन आपने सारे गिले शिकवे को भुलाकर मुझे खून दिया और मेरी जान बचाई। धन्यवाद भैया। मैंने जो कुछ भी आपके साथ किया है उसके बदले मुझे माफ़ी मिलना तो मुश्किल है, लेकिन तहे दिल से मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं अपनी सारी गलतियों को सुधारना चाहती हूँ। अरे पगली चल, अब ज्यादा मत बोल। तू मेरी गुड़िया है और हमेशा रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। गलतियां तो छोटे ही करते हैं, माफ करना बड़ों का काम होता है। मैंने तुझे माफ कर दिया गुड़िया। इस तरह अंत में चंदन और आंचल एक हो जाते हैं और आंचल को अपने गरीब भैया का मोल समझ में आ जाता है और वो दोनों खुशी से आगे का जीवन बिताने लगते हैं। शादी करके मानवी अपने बड़े अमीर ससुराल में चली आती है। मानवी के ससुराल में उसके सास ससुर मीनाक्षी दर्पण, पति अजीत, 2 देवर महेश सुरेश और 3 ननंद रिया कोमल साक्षी ये सब थे। मानवी का ससुराल काफी बड़ा और आलीशान है। मेरा ये ससुराल तो कितना बड़ा है। भगवान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे भाग्य में इतना अच्छा और अमीर ससुराल लिखा। मुझे बहुत नींद आ रही है। अब सब जाकर सोते हैं ना? हाँ ठीक है। मानवी बहू तुम कमरे में जाकर आराम करो। सवेरे 6 बजे उठना है तुम्हें। मानवी अजीत के साथ अपने कमरे में आती है। मानवी, कैसा लगा तुम्हें हमारा घर? बहुत अच्छा लगा जी। दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। अगले दिन सवेरे के 6 बजे मानवी जल्दी उठकर चाय और पराठों की व्यवस्था करने में लग जाती है। अच्छा हुआ यहाँ इलेक्ट्रिक चूल्हा है, वरना मेरे मायके में तो केवल मिट्टी का चूल्हा ही था। थोड़े समय बाद ही मानवी नाश्ता लेकर बाहर आती है और डाइनिंग टेबल पर रख देती है। अब यहाँ पर कोई नहीं था। अरे ये क्या, सब लोग अब तक अपने कमरे से बाहर नहीं है। तभी मानवी मीनाक्षी के कमरे में आती है तो वहां पर दर्पण मीनाक्षी दोनों बैठे थे। माँ जी, चाय नाश्ते की व्यवस्था हो चुकी है, चलिए बाहर चल के चाय नाश्ता कर लीजिए। अरे बहू, हम चाय नाश्ता और खाना अपने अपने कमरों में ही खाते हैं, तो तू हमारे लिए चाय नाश्ता यहीं लेकर आ। अच्छा ठीक है माँ जी। और सुन बहू, इस घर के सभी लोगों को अपने अपने कमरों में खाने की आदत है, तो बाकी सबको भी तू उनके कमरों में ही चाय नाश्ता देकर आ जा। पर ऐसा क्यों माँ जी? बल्कि खाना तो हम सबको एक साथ बैठकर खाना चाहिए ना। बहू, यहाँ किसी के पास इतना समय नहीं है कि सब साथ बैठकर खाना खाएं। सब अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं। ठीक है माँ जी, मैं यही नाश्ता लेकर आती हूँ आपका, और बाकी सबको भी उनके कमरों में ले जाकर दे देती हूँ। थोड़े समय बाद मानवी चाय नाश्ता लेकर मीनाक्षी के कमरे में आती है तो मीनाक्षी दर पर दोनों बिस्तर पर बैठकर चाय नाश्ता करने लगते हैं। माँ जी, बिस्तर पर बैठकर खाना नहीं खाना चाहिए, इससे घर में परेशानियां आती हैं। अच्छा, ऐसा किसने कहा तुझसे? हम तो सालों से बिस्तर पर ही खाना खाते आ रहे हैं बहू। तू जा और बाकी सबको भी चाय नाश्ता देकर आ। जी माँ जी। मानवी कमरे से बाहर आती है। कितने अजीब हैं ये लोग, भला बिस्तर पर बैठकर कौन खाता है। तभी मानवी बारी बारी सबके कमरों में जाती है और सबको चाय नाश्ता देती है। अब बाकी सब भी बिस्तर पर बैठकर नाश्ता करते हैं। ऐसे अजीब लोग तो पहली बार देख रही हूँ मैं। अरे इतना बड़ा घर है, इतना बड़ा डाइनिंग टेबल है, इस पर खाना खाने के बजाय ये सब अपने अपने कमरों में बिस्तर पर खाना खा रहे हैं। तभी मानवी अजीत को नाश्ता लाकर देती है तो अजीत भी बिस्तर पर ही बैठा था।
अजीत जी, ये क्या चक्कर है? इस घर के सभी लोग अलग अलग क्यों खाना खाते हैं? सब एक साथ बैठ कर खाना क्यों नहीं खाते? और ये सब बिस्तर पे बैठ के क्यों खाना खाते हैं? क्योंकि सबको बचपन से ऐसी ही आदत है। यहाँ सब ऐसा ही करते हैं। लेकिन ये आदत तो कितनी खराब है। अजीत जी, परिवार में इतने सारे लोग हैं, सबको शांति से एक जगह एक साथ बैठकर ही खाना खाना चाहिए ना। क्या करें अब मानवी, किसी को कहें तो कोई मानता नहीं। सबको आदत सी हो चुकी है। इसीलिए तुम भी इस बात को छोड़ो। हर एक के कमरों में जा जा कर तो हालत खराब हो जा रही है मेरी। पता नहीं आगे क्या क्या होगा अब। तभी मानवी बाहर आकर अकेले डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता करने लगती है। थोड़े समय बाद सब अपने अपने कमरों से बाहर आते हैं। भाभी, हमारे कमरे में जूठे बर्तन पड़े हैं, उसे लेके आ जाना। और हाँ, साथ में हमारे बेड की चादर भी धो देना, उस पर थोड़ी चाय गिर गई है। माँ, हम कॉलेज जा रहे हैं। क्या? भाभी, हमारे कमरों की चादर पर भी चाय गिर गई है। आप उसे भी धो देना। अब हर कोई मानवी को यही बात कहता है। अरे, क्या पागलों के खानदान में आ गई हूँ मैं। ऐसी हरकतें कोई बच्चे भी नहीं करते होंगे। तभी मानवी एक एक करके सबके कमरों में आती है तो सबके बिस्तर की चादर पर चाय नाश्ता गिरा हुआ था। सबने बिस्तर गंदे कर दिए। अब इतनी सारी चादर धोनी पड़ेगी मुझे। क्या मुसीबत है ये? ये घर है या पागल खाना? तभी मानवी सारी चादर धोकर उन्हें छत पर सुखाने डाल देती है। आहा, आज तो हालत खराब हो गई यार मेरी। चलो अब थोड़ी देर कमरे में जाकर आराम कर लेती हूँ। तभी मानवी नीचे आती है। बहू, सबके बिस्तर धोना हो गए? जी माँ जी। चल अब घर की सफाई कर दे, तब तक सबके बिस्तर की चादरें भी सूख जाएंगी। तो तू सभी चादर को सबके कमरों में ले जाके रख देना। ये क्या मुसीबत है यार, यहाँ तो मुझे आराम करने का ही टाइम नहीं मिल रहा। तभी मानवी घर की सफाई करने में लग जाती है। दोपहर का समय। अरे बहू, खाने की व्यवस्था कर दे। खाने में पालक पनीर, कढ़ी चावल और रायता बना देना। हाँ, एक के बाद एक काम ही है इस घर में। तभी मानवी रसोई में आकर खाने की व्यवस्था करने लगती है। थोड़े समय बाद खाना तो बन गया। अब फिर से सबके कमरों में जाकर मुझे खाना देना होगा। अरे, ये क्या नौकरों जैसी हालत हो गई है मेरी। तभी मानवी फिर से एक एक के कमरों में जाकर सबको खाना देती जाती है और सब इस बार भी बिस्तर पर खाना खाने लगते हैं। देवर जी, आप नीचे बैठकर खाना खा लीजिए ना। अगर इस बार भी आपने बिस्तर पर खाना गिरा दिया तो फिर से मुझे चादर धोनी पड़ेगी। भाभी, हमें नीचे बैठकर खाना खाने की आदत नहीं है। पता नहीं कब सुधरेंगे इस घर के लोग। थोड़े समय बाद सब इस बार भी अपने बिस्तर पर खाना गिराकर चादर खराब कर देते हैं। एक तो इतने सारे जूठे बर्तन और ऊपर से इन सब ने और चादर खराब कर दी। अब फिर से मुझे सारी चादर धोनी पड़ेगी। अब इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। मानवी बार बार सबको एक साथ खाना खाने की बात कहती है, पर कोई भी उसकी बात नहीं मानता। अब रोज रोज सबके कमरों में खाना ले जाकर देना, रोज रोज सबकी चादर धोना, इन सब से मानवी काफी परेशान हो जाती है। इस बीच वो कई बार गिरती भी जाती है। एक दिन दोपहर में मानवी रसोई में थी। रोज रोज सबके कमरों में जाके सबको खाना देते जाओ, रोज रोज सबकी गंदी चादर धोते जाओ और अकेले इस घर के इतने सारे काम भी करो। बस अब बहुत हो गया। अब इस परिवार के सदस्यों को अपना ये तरीका बदलना ही होगा। तभी मानवी खाना बाहर डाइनिंग टेबल पर लाकर रख देती है। तभी मीनाक्षी और सब कमरों से चिल्लाते हैं। अरे बहू, खाना ला, मुझे बहुत भूख लगी है। अब भाभी, जल्दी खाना लाओ ना, मुझे भूख लगी है। तभी सब एक साथ बाहर आते हैं। मानवी, मैं कब से तुम्हें खाने के लिए कह रहा हूँ, तुम आवाज सुन ही नहीं रही हो। जी, मेरे पैर में मोच आ गई है और मुझसे चला भी नहीं जा रहा। तो आप सब यहाँ आकर ही खाना ले लीजिए। तभी मानवी सबको अलग अलग प्लेटों में खाना देती जाती है और सब अपने अपने कमरे में खाना लेकर चले जाते हैं। हाँ, ये क्या? सब यहाँ बैठकर खाने की बजाय अपने अपने कमरों में खाना लेकर चले गए। तभी मानवी ऑयल लेकर सबके कमरे के बाहर आती है और चुपके से हर कमरों के बाहर ऑयल फेंक देती है और डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाती है। अब आएगा मजा, जब टूटेगी सबकी कमर एक साथ। तब आएगी सबकी अकल ठिकाने। थोड़े समय बाद मीनाक्षी दर्पण कमरे से बाहर आते हैं तो जैसे ही उनका पैर ऑयल पड़े फर्श पर पड़ता है तो दोनों धड़ से नीचे गिर जाते हैं। मेरी कमर! मेरी कमर। दर्पण मीनाक्षी की आवाज सुनकर सब जैसे ही अपने अपने कमरों से बाहर आते हैं
तो सबका पैर ऑयल गिरे फर्श पर पड़ते ही वो भी कमर के बल गिर जाते हैं। मेरी कमर। तभी सब अपनी अपनी कमर को हाथ लगाए मानवी के पास आते हैं और वहां डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। अरे मेरी तो कमर की हड्डी टूट गई रे। माँ जी, मैं इसीलिए आपको कह रही थी कि आप सब नीचे आकर साथ बैठकर खाना खाइए। जिस तरह आप सब गिरे हो ना, ऐसे ही मैं भी रोज रोज आपकी कमरों में आते जाते गिरती जाती थी। मेरी बात मान लीजिए माँ जी, अब से सब साथ बैठकर खाना खाया कीजिए। तुम सही कहती हो मानवी। आज से हम सब यहीं बैठकर खाना खाएंगे और एक साथ खाएंगे। तभी मानवी सबको खाना देती है और सब पहली बार एक साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं। वैसे देखा जाए तो सबके साथ बैठकर खाने में बड़ा आनंद आ रहा है। बहू, आज से हम सब यहीं बैठकर खाना खाएंगे। उसके बाद मीनाक्षी के परिवार वालों ने कमरों में अलग अलग बिस्तर पर बैठकर खाना खाना बंद कर दिया और सब रोज डाइनिंग टेबल पर बैठकर एक साथ खाना और नाश्ता करने लगे। जिसके बाद मानवी के ऊपर से काम का प्रेशर काफी हद तक कम हो गया और वो खुशी खुशी अपने ससुराल वालों के साथ अपना जीवन बिताने लगे। डिम्पी और कार्तिक की शादी होती है, लेकिन डिम्पी को अपने मायके से ही बहुत प्यार था। मायका छोड़कर ससुराल जाना है, ये बात उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। शादी के बाद की पहली सुबह जब वो घोड़े बेचकर देर तक सो रही होती है, तभी उसकी सास पद्मा उसके कमरे में आकर उसके कान के पास बेलन से थाली बजाती है। अरे उठ जा रे मेरी अम्मा, उठ जा, सूरज देवता ने भी अपने दर्शन दे दिए। ओफो, क्या सासू माँ, आप बिना सुबह सुबह दिमाग की दही कर दी। ज्यादा बकवास मत कर और चुपचाप जल्दी से उठकर तैयार हो जा, आज तेरी पहली रसोई की रस्म भी है। अरे यार, अब तुझे रोज सुबह 6 बजे उठना होगा, वरना आज तो सिर्फ बेलन से थाली बजाई है, वरना कल से तो सीधे इस बेलन से ही तेरा सर फोड़ दूंगी मैं, समझी ना तू। डिम्पी मुंह बनाकर उठ जाती है, लेकिन डिम्पी भाग्यवान होती है क्योंकि उसका ससुराल उसके मायके के काफी करीब होता है। जब वो अपनी पहली रसोई की रस्म की तैयारी कर रही होती है, तभी पड़ोस की निम्मू आकर उसे खिड़की में से कहती है, अरे क्या तू भी डिम्पी, तू यहाँ गर्मी में पसीने बहाकर खाना बना रही है और वहाँ तेरे मायके वाले तेरे जाने की खुशी में 5 पकवान बना रहे हैं क्या? सबकी आज खैर नहीं। डिम्पी खिड़की से कूदकर दौड़ते हुए अपने मायके में जाती है और वहां पर जाकर वो सारा अच्छा बना हुआ खाना ठूसने लगती है। वाह वाह, क्या कचौरियां हैं, क्या मालपुए हैं, आहा, मजा ही आ गया। डिम्पी को इस तरह खाते देख उसकी माँ सुवर्णा कहती है, अरे डिम्पी बेटा, तुम्हें अभी से अपने ससुराल में तो होना चाहिए था, हैं? तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है आज। अरे यार मम्मी, खाने दो ना, बहुत भूख लगी है और मैं ये खाना खाकर एसी ऑन करके सोने वाली हूँ, क्योंकि वहां पर ना मेरी सास मुझे एसी ऑन करने पर भी ना डांट लगाती है। डिम्पी की भाभी मानवी को ये सब अच्छा नहीं लगता और बहुत गुस्सा आता है। डिम्पी, ये क्या नाटक है तुम्हारा? तुम्हें इस वक्त अपने ससुराल में होना चाहिए, ना कि मायके में। अब तुम कुंवारी नहीं रही, तुम्हारी शादी हो चुकी है, अंडरस्टूड? अरे अरे भाभी, इतना क्यों गरम तवे की तरह तप रही हो आप? मेरा ससुराल पड़ोस में ही है, मैं जब चाहे यहाँ आऊंगी और जब चाहे यहाँ से जाऊंगी, आपको क्या? तभी डिम्पी को उसके पति कार्तिक का कॉल आता है। डिम्पी, कहाँ चली गई हो तुम? अरे जल्दी आ जाओ, वरना माँ आज प्रलय ला कर ही रहेंगी। ठीक है। डिम्पी अपने ससुराल में फिर से चली जाती है और वो ये एक बार नहीं बल्कि बार बार और रोजाना करने लगती है। एक दिन दोपहर के वक्त, कपड़े धोने के लिए रह गए हैं, लेकिन माँ जी तो गहरी नींद में है। चलो इसी बहाने मायके में जाकर मस्त एंजॉय करके आती हूँ। डिम्पी चुपके से अपनी सास के कमरे का दरवाजा लॉक करके चली जाती है और मायके जाकर आराम फरमाती है, जिससे उसकी भाभी मानवी का पारा हाई हो जाता है। डिम्पी, छोटी बच्ची हो क्या? इतना सारा कचरा फैला रखा है यहाँ तुमने, तुम्हें अकल वकल है या नहीं? ओ भाभी जी, अपना वॉल्यूम ज्यादा हाई मत करो। आपका घर होने के पहले ये मेरा घर है, तो ज्यादा उड़ो मत। हाँ,
लेकिन वहीं पर जब पद्मा सोकर उठती है तभी वो देखती है कि दरवाजा तो बाहर से लॉक ही है। वो दिन भर उसी कमरे में बंद रहती है। अरे डिम्पी बहू, अरे मर गई क्या? मुझे यहाँ जोरों की लगी हुई है और तू दरवाजा भी नहीं खोल रही। हाय रे, अब तो लगता है बहू सीधा रात को ही आएगी। आने दो से, आज उसकी खैर नहीं। शाम में जब डिम्पी ससुराल लौटती है तभी पद्मा डंडा लेकर ही खड़ी होती है। वो उसे खूब पीटती है। उई माँ, मामा जी लग रही है। क्यों री कलमुई, बहुत पंखाए है ना तेरे। जब देखो तब बहाना मार के ये चालाकी करके अपने मायके भाग जाती है। मुझे कमरे में बंद करके चली गई है। चल, अब तुझे भी मैं ऐसे ही 10 घंटों तक एक ही कमरे में बंद करूंगी, तब तेरी अकल ठिकाने आएगी। पद्मा डिम्पल को 10 घंटों तक एक कमरे में बंद करती है और डिम्पी उस कमरे में रोने की जगह खुशी से सोती है। वेल डन माँ जी, आपने मुझे 10 घंटे कमरे में बंद करके बहुत अच्छा किया। मैं अब आराम से सो पाऊंगी। अगर मुझे आपको लॉक करके जाने की यही सजा मिलेगी तो मैं आपको रोजाना बंद करके जाया करूंगी। मजा आएगा। डिम्पी रोजाना मायके भागती और रोज उसे अपनी सास से सजा मिलती, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। पर एक दिन कुछ ऐसा होता है जिससे डिम्पी को अपनी गलती थोड़ी सी ही सही लेकिन समझ में आ जाती है। डिम्पी गैस पर कुकर चढ़ाकर भूल जाती है और मायके जाकर अपना फेवरेट टीवी सीरियल देखने में मगन हो जाती है। और जब पद्मा रसोई में जाती है तभी कुकर ब्लास्ट होता है और पद्मा का चेहरा बुरी तरह जल जाता है। अरे नहीं, मेरा चेहरा, अरे 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 मर गई रे। जब डिम्पी मायके से ससुराल आती है तभी कार्तिक डिम्पी को बहुत गुस्सा करने लगता है। ये सब क्या है डिम्पी? तुम्हें मैंने और माँ ने कितनी बार समझाया, लेकिन तुम नहीं समझी। और देखो, आज तुम्हारी बेवकूफी और लापरवाही के कारण माँ की क्या हालत हो गई है। अरे देख देख, तेरी वजह से मैं माधुरी दीक्षित से काली कलूटी बन गई। अब मैं क्या मुंह दिखाऊंगी सबको। मेरा पूरा चेहरा जल गया रे तेरी वजह से। आई एम सॉरी माँ जी, मैं कल से मायके नहीं जाऊंगी, मुझे माफ कर दीजिए। पिछली बार भी तुमने यही सेम डायलॉग मारा था और आज भी वही सेम डायलॉग कॉपी पेस्ट करके मार रही हो। नहीं, अब तो मैं तुम्हारे इस तमाशे पर हमेशा के लिए फुल स्टॉप लगाकर ही रहूंगा। कार्तिक शाम में जब घर पर लौटता है तभी उसके साथ एक औरत भी आती है और दोनों ने गले में वरमाला पहनी होती है। हाय दैया, ये क्या कार्तिक, तुमने ये क्या कर दिया? मेरे होते हुए दूसरी शादी? ये भूतनी कौन है? तमीज से बात करो डिम्पी, ये कोई भूतनी वूतनी नहीं है, ये मेरी बीवी है मेघा। ये बरसों रे मेघा हो या शीला की जवानी हो, मुझे उससे रत्ती भर का भी फर्क नहीं पड़ता। ओए चमक चलो, चल निकल यहाँ से, ये मेरा पति है। नहीं, तू निकल यहाँ से अब, क्योंकि मुझे ऐसी बहू नहीं चाहिए जिसे अपने घर गृहस्थी और ससुराल की कुछ पड़ी ना हो। हाँ डिम्पी, तुम रोज उसी पल का बेसब्री से इंतजार करती हो ना कि मैं कब अपने मायके जाऊं। तो फिर लो, मैं तुम्हें पूरी तरह छूट दे रहा हूं। अब तुम हमेशा हमेशा के लिए अपने मायके में ही जाकर रहो। खुश? नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करो कार्तिक, मेरी बात सुनो कार्तिक। कार्तिक कार्तिक डिम्पल को घर के बाहर निकाल देता है और डिम्पी अपने मायके में ही रहने लगती है। लेकिन जहाँ एक वक्त पर उसे रोज अपने पड़ोस के ससुराल से मायके में आने पर खुशी महसूस होती थी, वहीं अब उसे अपने ससुराल का मोल समझ आता है और मायके में घुटन होने लगती है। अब मैं क्या करूं? कैसे सब कुछ ठीक करूं? मैंने सच में बहुत गलत किया। खुद ने ही अपनी गलतियों से खुद की जिंदगी पर ग्रहण लगा दिया है। अब क्या करूं? डिम्पल को अपनी गलतियों का पूरी तरह से एहसास हो चुका था। वो कार्तिक के पास जाकर रोते हुए उससे माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो कार्तिक, माफ कीजिए माँ जी, मैंने बहुत गलत किया है, लेकिन प्लीज मुझे एक आखिरी मौका दीजिए। मुझे सच में अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है और मैं आप दोनों से ये वादा करती हूँ कि अब से अपनी गलतियों को फिर से नहीं दोहराऊंगी मैं। ठीक है डिम्पी, चलो रोना बंद करो। तुम ही मेरी बीवी थी और तुम ही रहोगी। फिर वो शादी? वो तो सिर्फ एक नाटक था, तुम्हें अपनी गलती का एहसास दिलाने के लिए। डिम्पी सुधर जाती है और अब वो अपने मायके तो जाती है, लेकिन सिर्फ तीज त्योहार या किसी खास अवसर पर ही, और वो अपनी सास संग खुशी से रहकर एक खुशहाल जीवन व्यतीत करती है।
तान्या अपने परिवार के साथ रहती है। तान्या की ननंद रूपा सुबह सुबह सिलाई कर रही होती है। रूपा, तुम्हें कितनी बार समझाया है कि घर के काम पहले किया करो, बाद में ये सब। तुम्हें क्या मेरी बात समझ में नहीं आती है? भाभी, वो पड़ोस वाली आंटी रात में ही अपना ब्लाउज का कपड़ा देकर गई है। आज उन्हें बाहर जाना है ना, इसलिए उन्हें जल्दी चाहिए। मैं ये ब्लाउज बना दूं, फिर घर के काम भी कर दूंगी। क्या मतलब बाद में कर दूंगी? अरे ये क्या तुम फालतू के काम करती रहती हो? भाभी, ये काम फालतू के नहीं है। मुझे सिलाई करना बहुत अच्छा लगता है और आसपास के लोग भी कहते हैं कि मेरे हाथ में हुनर है। मैं बहुत अच्छी डिजाइन बनाती हूँ। लोगों का तो काम ही है कि बात को बना चढ़ाकर बोलना, और तुम हो कि लोगों की बातों में आ जाती हो। अरे ये घटिया डिजाइन बनाकर तुम समझती क्या हो? एक दिन बड़ी डिजाइनर बन जाओगी। देखो, ये सपने तुम्हारे लिए नहीं बने हैं। भाभी, मुझे नहीं पता मेरे लिए क्या बना है और क्या नहीं बना। मैं बस मेहनत करती हूँ और जितना मुझसे हो पाता है मैं उतना करती हूँ। इस थर्ड क्लास सिलाई से तुम डिजाइनर बनने के ख्वाब देख रही हो? तुमने मेरे सब डिजाइनर कपड़े देखे हैं ना? वो होता है असली डिजाइन। तुम्हारी तरह दर्जी बनने को डिजाइनर नहीं कहते हैं। भाभी, आपको मुझसे कोई परेशानी है तो मुझे बताइए ना, लेकिन आप ऐसे रोज रोज मुझे मत सुनाया कीजिए। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तुम्हारा ठीक है, एक तो काम ना करो, ऊपर से ये भी चाहती हो कि तुम्हें कोई कुछ बोले ना। अरे मेरे दोस्तों को पता चला कि मेरी ननद दर्जी है तो पता भी है मेरी कितनी बेइज्जती हो जाएगी। भाभी, आप मेरी वजह से वैसे भी किसी दोस्त को घर नहीं बुलाती हो, तो किसी को क्या ही पता चलेगा। तभी तो बोल रही हूँ ये दर्जी बनना छोड़ दो। तुम्हारी तो कोई इज्जत है नहीं, मेरी क्यों बेइज्जती करवाने में लगी हुई हो? तान्या अपनी ननंद को खूब खरी खोटी सुनाती है और फिर वहां से चली जाती है। रूपा बेचारी सिलाई करने लगती है। इसी तरह अक्सर तान्या अपनी नंद को सिलाई के लिए बहुत सुनाया करती है। कुछ दिनों बाद तान्या बहुत ही महंगी और डिजाइनर ड्रेस लेकर आती है और उसे पहनकर देखने लगती है। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर लग रहा है। हाँ भाभी, ये बहुत सुंदर है, लेकिन आपको थोड़ा ढीला नहीं लग रहा है क्या? अभी इसकी फिटिंग करनी है। देख रही हो ना, ये है डिजाइनर ड्रेस। तुम जो करती हो वो हर दूसरा दर्जी कर सकता है, लेकिन ऐसी डिजाइनर ड्रेस हर कोई नहीं बना सकता। हाँ भाभी, आप बिल्कुल सही कह रही हो। ये वाकई में बहुत अच्छी है। 2 दिन बाद मेरा एक बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है। मुझे वहां पहनकर जानी है ये ड्रेस। वहां एक कंपटीशन है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस ड्रेस को पहनने के बाद तो मैं ही जीतने वाली हूँ। भाभी, आप इतनी प्यारी लग रही हो, देखना आप ही जीतोगी। चलो फिटिंग के लिए दे देती हूँ, रेंट पर ले रही हूँ मैं ये ड्रेस। भाभी, मैं बना देती हूँ, आपने बाहर किसी से रेंट पे क्यों ली? अरे तुम तो चुप ही करो, तुम दर्जी हो, ब्लाउज सूट सलवार यही बना सकती हो, डिजाइनर ड्रेस नहीं। हटो, मैं जा रही हूँ फिटिंग के लिए। तान्या अपनी ड्रेस को फिटिंग के लिए दे देती है। 2 दिन बाद तान्या इवेंट के लिए अपने कपड़े और सामान पैक करती है कि तभी उसकी नजर उस डिजाइनर ड्रेस पर पड़ती है। अरे नहीं, ये कैसे हुआ? इस ड्रेसेस के बिना पार्टी में जाने का क्या होगा? और प्रतियोगिता कैसे जीतूंगी मैं? अब क्या करूं? इसे भी अभी फटना था क्या? तान्या काफी परेशान होकर वहीं बैठ जाती है। तभी उसकी ननंद कमरे में आती है। अरे भाभी, आपको जाना था ना, फिर आप यहाँ उदास क्यों बैठी हो? जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ वरना लेट हो जाओगी। इतनी जल्दी जल्दी क्यों हो रही हो? देख नहीं रही क्या तुम? सब खराब हो गया है। क्या हुआ भाभी? कुछ देर पहले तो आप इतनी खुश थी, इतनी एक्साइटेड थी, अब अचानक से क्या हो गया? तुम समझोगी नहीं, मेरी महंगी ड्रेसेस का फट जाना और वो इवेंट। तुम्हें पता भी नहीं है कि वो इवेंट मेरे लिए कितना जरूरी था। अरे ये सब आज ही होना था क्या? अब क्या करूं मैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। भाभी, मुझे आपका दुख समझ आ रहा है और आपको इतना परेशान देखकर मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने भी बहुत सारी ड्रेसेस बनाई है, अगर आप चाहो तो उनमें से कुछ पहन सकती हो। तुम क्या पागल हो? अरे इतना बड़ा इवेंट है, वहाँ बहुत अमीर और बड़े लोग आएंगे और वहाँ मैं अपनी दर्जी नंदन की सिली हुई ड्रेस पहन कर जाऊं? लोगों से मजाक नहीं बनवाना मुझे अपना। भाभी, मुझे पता है कि आप उदास हैं, आपको मेरे सिले कपड़े भी पसंद नहीं आते हैं, पर आप खुद ही सोचिए ना कि इवेंट आपके लिए कितना बड़ा है। अगर आप वहाँ नहीं गई तो आपको बहुत दुख होगा। तुम कह तो सही रही हो, पर मैं। भाभी, अब तो परवर मत कीजिए। अरे इतना मत सोचिए। लेकिन तुम भी तो अपनी बनाई हुई ड्रेस में अपना नाम लिखती हो, उसका क्या?
तब तो लोगों को पता ही चल जाएगा ना कि ये कोई डिजाइनर ड्रेस नहीं है, बल्कि मेरी दर्जी ननद की ड्रेस है। मुझे अपनी और बेइज्जती नहीं करवानी। भाभी आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं अभी जल्दी से उसमें कोई डिजाइन बना देती हूँ, मेरा नाम नहीं दिखेगा। ठीक है, अब जल्दी से अपने हाथ चलाओ। रूपा अपनी भाभी के हिसाब से ड्रेस तैयार कर देती है, जिसे तान्या पहनकर पार्टी में जाती है। प्रतियोगिता भी शुरू होती है। तान्या ही उस प्रतियोगिता को जीतती है। तान्या की ड्रेस में डिजाइन जिसमें कुछ लिखा भी था, वो पढ़कर जज भी हैरान हो जाते हैं। वैसे यहाँ आप सबकी ड्रेस काबिले तारीफ है, लेकिन यहाँ आए हम सबको पता है कि किसकी ड्रेस ने हम सबका ध्यान खींचा है। और तान्या की ड्रेस के डिजाइन में ये जो हल्की सी लिखावट है, जिसमें प्यारा सा संदेश है, वो प्यार भरा है जिसने हम सबका दिल छू लिया। इसीलिए तान्या विजेता है। मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा, इस इवेंट में कल तक आना मेरा सपना था और आज मैं विनर हूँ। तान्या बहुत खुश होती है। सब लोग तान्या की फोटो भी खींचते हैं। रातों रात तान्या की ड्रेस सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो जाता है। लोग ड्रेस की तारीफ कर रहे हैं और तान्या का ईगो थोड़ा कमजोर पड़ता है। अरे ये कैसे हो सकता है, सब रूपा की तारीफ कर रहे हैं, मैंने तो बस इस ड्रेस को पहना ही है। सब लोग इसी ड्रेस की तारीफ भी कर रहे हैं और ये ड्रेस तो रूपा ने बनाई है। मैं जिसे अब तक दर्जी कहती रही, वो तो वाकई में एक डिजाइनर निकली। तान्या को अपनी गलती का एहसास तो हो गया था, जिसके बाद अब वो रूपा से बहस नहीं करती और हर बात का शांति से जवाब देती है। कुछ दिनों बाद कंचन मासी, जो रूपा की सिलाई सेंटर में काम करती है, भाभी का प्यार देखकर जलने लगती है। क्या बात है तान्या दीदी, लगता है आपकी ननद से बनने लगी है। तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रही हो, अपने काम से काम रखो। और वैसे भी तुम ही हमेशा कहती थी कि मेरी ननद के हाथ में कोई कला नहीं है, पर तुम कितनी गलत हो। मेरी ननद की कला मुझे साफ साफ दिख रही है। ये दोनों ननद भाभी खुद को क्या समझती हैं। कल तक तकरार थी तो तान्या मुझे पैसे देकर कटे फटे कपड़े सिलवा लेती थी, लेकिन अब प्यार उमड़ रहा है। मैं भी देखती हूँ कि ये ननद भाभी का प्यार कब तक चलता है। कंचन को काफी जलन होती है और वो जलन की वजह से सिलाई सेंटर में आग लगा देती है। अपने सिलाई सेंटर के जलने के बाद रूपा को काफी धक्का लगता है, पर वो अब भी जैसे तैसे खुद को संभालती है। नहीं रूपा, तू ऐसे हार नहीं मान सकती। जिंदगी बहुत बड़ी है और इम्तिहान तो होते रहेंगे। रूपा वापस से अपना सब ठीक करने की कोशिश कर रही थी, पर उसे कई बार काफी बुरा भी लगता है। रूपा अपने कमरे में उदास बैठी होती है, तभी दरवाजे पर तान्या आती है। रूपा को आज पहली बार इतना उदास देखा है, मैं अब शांत नहीं बैठ सकती। रूपा को उदास देखकर तान्या को भी काफी बुरा लगता है और वो तुरंत मोहल्ले के लोगों को इकट्ठा करती है और वहां अपनी ननद को लेकर जाती है। आप सब लोगों को मेरी वो डिजाइनर ड्रेस बहुत पसंद आई थी ना? हाँ, हमें क्या, वो तो हर किसी को पसंद आई। अरे हमें भी अपने डिजाइनर का नंबर दे, हम भी बनवा लेंगे वहीं से। अरे मैं बस नंबर ही नहीं दूंगी, बल्कि आज आपको उस डिजाइनर से भी मिलवा रही हूँ। मेरी वो ड्रेस मेरी ननद ने ही बनाई है। भाभी आप ये क्या कर रही हो? आपने ही तो मना किया था सबको बताने के लिए, और अब आप खुद ही बता रही हो। मैं मतलबी हो गई थी रूपा, और मैं गलत भी थी। सच में तुम्हारे हाथ में बहुत हुनर है। तुम अपनी ही नहीं बल्कि हम सबका भी नाम बनोगी। सच में वो ड्रेस रूपा ने ही बनाई थी? हाँ, यकीन नहीं होता तो कर लीजिए, क्योंकि अब हम दोनों ननद भाभी मिलकर अपना एक बुटीक खोलने वाले हैं। तान्या सबके सामने मान लेती है कि उसकी ननद एक छोटी मोटी दर्जी नहीं है, बल्कि एक अच्छी डिजाइनर है। और फिर दोनों ननद भाभी मिलकर अपना एक बुटीक खोलते हैं। अपने ईगो को कभी बड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईगो हमेशा ही हमें गलत रास्ता दिखाता है। लेकिन अब हमने मिलकर सब ठीक कर दिया है, और ये ननद भाभी का बुटीक थ्रेड्स ऑफ प्राइड बाय रूपा एंड तान्या। मॉरल: सिलाई सिर्फ कपड़ों की नहीं होती, बल्कि रिश्तों की भी होती है, जिस सिलाई से रिश्तों की दरारों को रफू किया जाता है। कहते हैं ना कि रिश्ते कभी कभी धागे की तरह होते हैं, कभी उलझ जाते हैं, कभी सुलझ जाते हैं। आज की कहानी है एक दर्जी बहू की, जिसने अपनी सास के लिए एक नीला सूट सिला। पर क्या आप जानते हैं कि इस एक सूट ने कैसे पूरे घर का नक्शा ही बदल दिया? अरे हाय राम, ये क्या बनाया है तूने? कैसा लग रहा है? मैंने रात भर जाग कर बनाया है। हाँ हाँ, दिख रहा है। लगता है जैसे बोरे का कवर सील दिया हो। मम्मी जी,
ये क्या कह रही हैं आप? सच कह रही हूँ बेटी, ये सूट तो मुझे फिट ही नहीं आएगा। तू कितना कपड़ा बचाने की कोशिश कर रही थी, हैं? मम्मी जी, मैंने आपकी साइज के हिसाब से ही बनाया है। मेरी साइज? अरे मैं हाथी हूँ क्या? इतना टाइट क्यों बनाया है? टाइट? ये तो लूज है, आजकल का फैशन है। फैशन? मैं कोई हीरोइन लग रही हूँ तुझे? मुझे ऐसे कपड़े नहीं पहनने। तो फिर आपने कहा ही क्यों था कि मैं आपके लिए सूट बनाऊं? मैंने कहा था बनाने को, लेकिन ऐसा टेंट जैसा सूट बना दिया है, ये नहीं कहा था। और यहीं से शुरू हुई साल की सबसे बड़ी जंग। एक तरफ दर्जी बहू, दूसरी तरफ नकचड़ी सास, बीच में फंसा बेचारा राहुल। राहुल ऑफिस से घर आया ही था। अरे क्या हो रहा है यहाँ? आवाजें बाहर तक सुनाई दे रही हैं। राहुल बेटा, देख तेरी पत्नी ने क्या बनाया है मेरे लिए। देखिए ना, मैंने कितनी मेहनत से बनाया है और मम्मी जी को पसंद ही नहीं आ रहा है। अरे रुको रुको, पहले मुझे तो देखने दो सूट। वाह प्रिया, बहुत अच्छा बनाया है। और मम्मी, आप भी कितनी अच्छी लगेंगी इसमें। तू सच कह रहा है बेटा? देखा मम्मी जी? लेकिन एक बात है मम्मी, आप एक बार पहनकर तो देखिए। नहीं पहनना मुझे ये टेंट। टेंट? अब तो हद हो गई। अरे यार तुम दोनों रुको, मम्मी आप पहनिए। प्रिया तुम भी अपने गुस्से पर काबू रखो। राहुल की कोशिशों के बावजूद भी स्थिति और भी बिगड़ रही थी। सास बहू की नोक झोंक अब तूफान का रूप ले रही थी। और सुन, अगली बार ना मेरे लिए कुछ मत बनाना। ठीक है मम्मी जी, मैं अपनी मेहनत किसी और पे लगाऊंगी। आपके लिए मैं कुछ भी नहीं सिलूंगी। हाँ हाँ, जाकर बाजार से सिलवा लूंगी। बहुत अच्छा, आपको मेरी मेहनत की कोई कदर नहीं है। अरे यार ये क्या हो रहा है? एक सूट के लिए इतनी लड़ाई। तू अपनी बीवी को समझा। आप अपनी मम्मी को बोलिए। हाय भगवान, मैं क्या करूं? रात भर राहुल ने सोचा और एक शानदार प्लान बनाया। आखिर एक अच्छे पति और बेटे का फर्ज भी तो होता है। राहुल दोनों को अलग अलग बुलाता है। मम्मी एक बात बताइए, प्रिया कितनी मेहनत करती है आपके लिए? हाँ, वो तो अच्छी है बेटी। और प्रिया तुम बताओ, मम्मी कितना प्यार करती हैं तुमसे? हाँ, वो तो बहुत प्यार करती हैं। तो फिर एक छोटी सी बात पर इतनी लड़ाई क्यों? देखिए मैं आप दोनों से कुछ कहना चाहता हूँ। और अब वो पल आया है जब सच्चाई सामने आने वाली थी। मम्मी, प्रिया ने पूरी रात जागकर आपके लिए सूट बनाया। उसने आपकी हर पसंद का ख्याल रखा। मैंने तो बस और प्रिया, मम्मी का इंटेंशन बुरा नहीं था, वो बस परफेक्ट चाहती थी। मुझे लगा मम्मी जी को मेरा काम पसंद नहीं आया। अरे नहीं बेटी, मुझे लगा तूने जल्दबाजी में बनाया है। और यहीं पर वो जादू हुआ जिसका इंतजार था। दो दिलों के बीच पुल बनने वाला था। मम्मी जी, मैं सिर्फ आपको खुश करना चाहती थी। अरे मेरी बच्ची, मैं तो बस डर गई थी कि कहीं सूट फिट ना आए। अगर फिट नहीं आता तो मैं फिर से बना देती ना। और मैं तेरी मेहनत को समझ ही नहीं पाई। अब ये हुई ना बात। कभी कभी छोटी सी गलतफहमी बड़ी लड़ाई का रूप ले लेती है, पर जब प्यार सच्चा हो तो हर समस्या का हल निकल जाता है। चल बेटी, मैं इस सूट को पहन कर देखती हूँ। जी मम्मी जी, और अगर कुछ एडजस्टमेंट चाहिए तो बता देना। वाह मम्मी, बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप। सच में प्रिया, तूने तो कमाल कर दिया है। और मम्मी जी, आप इसमें बिल्कुल परफेक्ट लग रही हैं। माफ कर दे बेटी, मैंने तेरी मेहनत की कद्र नहीं की। अरे नहीं मम्मी जी, मुझे भी समझना चाहिए था। और इस तरह वो नीला सूट जो कल तक लड़ाई की वजह था, आज प्यार का कारण बन गया। अब तो मेरा घर फिर से जन्नत लग रहा है। और राहुल, तेरी बीवी तो उस्ताद दर्जी निकली। मम्मी जी, अब आप मुझसे जो भी बनवाना हो बेझिझक कहिएगा। अरे हाँ, मुझे एक लाल साड़ी भी चाहिए, समझी? पक्का मम्मी जी, लेकिन इस बार आप ट्राई करके बताइएगा कि कैसी चाहिए। और मैं दोनों के बीच रेफरी का काम करूंगा। अरे नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। कहते हैं ना कि घर में प्यार हो तो हर समस्या का हल निकल जाता है। आज के इस किस्से से हमें यही सीख मिलती है कि रिश्तों में समझदारी और धैर्य सबसे जरूरी है। एक छोटी सी बात भी प्यार से सुलझाई जा सकती है।